अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्री ऑडियो लैब से आप सुन रहे हैं यासीन अहमद को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हमारी सीएसएस की क्लास नंबर 8 जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज हमने जो हमारी कोर्स आउटलाइन है उसके मुताबिक हमें क्या पढ़ना है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि हम लोगों ने लास्ट जो हमारी सीरीज़ रही वो बेसिकली एक हमारा मेजर टॉपिक था सेलेक्टर्स का। उसके ऊपर हमारी वो सीरीज़ रही जिस पे हमने 3 से 4 वीडियोस कंप्लीट की और उसकी एक जो टाइप है हमने सेलेक्टर की उसको ब्रीफली डिस्कस किया था। और अब हम जो है वो आगे नेक्स्ट डिस्कस करना चाह रहे हैं जो हमने सीएसएस की टाइप्स देखी थी। अगर आपको याद हो पिछले वीडियोज़ में, अगर नहीं है तो आप जो है वो पिछले वीडियोज़ लाजमी देखते में आए। तो मैं बात ये कर रहा था कि हमने जो है वो CSS की कुछ टाइप्स देखी थी जिसके अंदर हमने देखा कि इनलाइन CSS क्या होती है, एम्बेड CSS क्या होती है, और अब हमने ये देखना है कि एक्सटर्नल CSS को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसका प्रैक्टिकल हमें करना है ताकि आगे चलकर हमें ईजीली जो है वो इंटीग्रेशन आ जाए CSS की एक किसी भी वेब पेज के अंदर। तो प्रैक्टिकली के मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ कि किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे, और उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने कमेंट्स वाले सेक्शन में, क्योंकि हाउ टू जो है वो हम ऑलरेडी अपने जो सिंटैक्स हैं और सेलेक्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन है, उसमें हम कवर कर चुके हैं। तो फर्स्ट हम चलते हैं एक्सटर्नल CSS को पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम कमेंट्स वाले सेक्शन पर चलेंगे। तो दोस्तों हमने देखा था कि हम किस तरह से एम्बेड CSS यानी कि इंटरनल CSS जिसे हम कहते हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं स्टाइल के टैग्स के साथ। इसके ऊपर हम लोगों ने सेलेक्टर्स पे भी काम किया, हमने इंटरनल स्टाइलिंग भी की है इसके अंदर। तो अब एक काम ये करते हैं कि मैं बेसिकली आपको जो है वो एक न्यू फाइल लेकर प्रैक्टिकली मैं आप इसको बता देता हूँ कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर रहे होंगे। तो मैं ये करता हूँ कि एक इंडेक्स की फ़ाइल बना लेता हूँ और फिर उसके बाद जो है वो हम सिंपल से एक CSS बनाकर उसको इंपोर्ट कर लेंगे उस फाइल के अंदर। तो चलते हैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और इस फाइल का नाम रखते हैं हम external-css.html। ये मेरे पास एक HTML फाइल हो गई, ठीक है। और उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि देखें, जनरल प्रैक्टिस ये होती है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो बेसिकली फोल्डर या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो ज़रा बेहतर होना चाहिए ताकि मैनेज कोड कर सकें आप। अच्छा, मैनेज कोड से क्या मुराद है कि चीज़ें बिखरी हुई ना हो, चीज़ें आपको फर्स्ट इम्प्रेशन में ही पता चलें कि अच्छा यार ये जो डायरेक्टरी है ये बेसिकली रिलेटेड होगी इन चीज़ों से क्या मुराद है मेरी यहाँ पर। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ पार्टीशंस की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ CSS के नाम से और इसके अंदर मैं अपनी तमाम CSS बनाऊंगा। अच्छा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मल्टीपल CSS की, ठीक है, एक CSS फाइल की बात नहीं कर रहा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? देखिए, मैनेज कोड यही होता है कि आप हर सेक्शन के लिए जो आपके सेक्शंस हैं उनके लिए आप CSS अलग अलग लिखें, बजाय इसके कि आप एक ही जगह उसको कंपाइल करें। इससे क्या होता है, इससे आपका बेसिकली कोड मैनेज हो जाता है। अच्छा, जब आप SEO पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो वहाँ पर बेसिकली यही इंस्ट्रक्शन की जाती है कि जो सारी CSS है वो एक ही फाइल में होनी चाहिए। लेकिन फिर उससे ये भी होता है कि आपकी CSS का जो साइज है फाइल का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कंटेंट जो है वो पेज पे ज़्यादा लोड होने की वजह से टाइम टेकिंग हो जाता है, तो वहाँ पर भी इशूज जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस सूरत से बचने के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ जनरली कि आप जो है वो बेसिकली बेहतर है ये है कि आप एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करें, उसको पार्ट्स में डिवाइड करें। और हाँ, जो आपको लगता है कि यार ये जो CSS है ये बेसिकली ये वाला पार्ट एक ही जगह होना चाहिए, एक ही फाइल में होना चाहिए, तो वो आप रिलेटिव पार्ट जो है वो एक ही फाइल में रख सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप एक्सटर्नल CSS का मल्टीपल फाइल्स का ही इस्तेमाल करें। खैर, इसी तरह मैंने अब जो ये CSS का फोल्डर बनाया है, इसी तरह हम JS का फोल्डर भी बना सकते हैं जिसके अंदर हम अपनी तमाम जावास्क्रिप्ट की फाइल्स रखेंगे। काम आपने तरतीब से ही करना है, प्रॉपर तरीके से ही करना है। अच्छा, यूजुअली जो बड़ी वेबसाइट होती हैं उनमें ये भी होता है कि जो HTML के पेजेस हैं बेसिकली वो भी अलग अलग रखे जाते हैं फोल्डर्स में ताकि मैनेज हो एक जगह पे। वो मैं आपको जब आगे चल के एग्जाम्पल हम करेंगे कोई वो मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। CSS में के फोल्डर में मैंने एक न्यू फाइल की
और मैं यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ style.css। इसका एक्सटेंशन जो होगा बेसिकली वो .css होगा, क्योंकि हम CSS फाइल की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग जो है वो इजीली इसको देख सकें। खैर अभी हम इसको कोलैप्स भी कर देंगे यहाँ पर, तो और भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, अब आप ये देखिए कि मैंने CSS की फाइल खोल ली है और यूज़ हमने किस में करना है, यूज़ हमने करना है एक्सटर्नल css.html के अंदर। ठीक है जी, इसको कोलैप्स कर देते हैं। ये दोनों फाइलें हमने खोल के रखी हुई हैं, तो चलते हैं जल्दी से एक्सटर्नल CSS को इंपोर्ट करने के लिए देख लेते हैं कि हम HTML में हमें किस तरह से काम करना होगा। अच्छा, अगर आपने HTML की क्लासेस मेरी जो है वो सारी ली होंगी, आपने वो वीडियोस को फॉलो किया होगा, तो आप बेसिकली इजीली समझ जाएंगे कि हम जो CSS है उसको कहाँ इम्बेड करेंगे, यानी कि कहाँ अटैच करेंगे, हेड में या फिर बॉडी में। तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ वो HTML की वीडियोस भी लाजमी देखते हुए आएँ, ताकि एक आप बेसिक से जो हमारा मकसद है उसको आप अचीव करते हुए चलें। खैर, तो देखें, अब हुआ ये है कि हमने क्या किया कि हमने एक प्रॉपर HTML का एक पेज बना लिया और यहाँ हमने एक CSS फाइल बना ली। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस CSS फाइल को इस HTML के अंदर लिंक करवाना है। तो जनरली अगर आप कोई एडिटर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तो बहुत ही आसान तरीका होता है कि आप यूँ सिंपल उठाकर यूँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, तो ये बेसिकली क्या कर देगा, उसको अटैच कर देगा यहाँ पे। ठीक है, जनरली कुछ एडिटर्स ऐसे हैं जो हमें यहाँ फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि यार आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें और CSS आपकी ऐड हो जाती है। खैर, हम यहाँ नहीं ऐसा कर रहे होंगे क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप बेहतर तरीका ये है कि आप प्रॉपर तरीके से इसका कोड करके लिंक करें। तो कोड करके लिंक करने का इसका तरीक़ेकार सिंपल है। आपने क्या करना है, सिंपल आपने कुछ टैग्स हैं जिनका इस्तेमाल करना है और उनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनका आपने इस्तेमाल करना है। अब जो टैग है हमारे पास बेसिकली लिंकिंग का, वो है लिंक। ठीक है, और यहाँ पर मैंने REL, ये एक मेरी प्रॉपर्टी है जो बेसिकली रिलेशनशिप की प्रॉपर्टी है। मैं कहता हूँ कि मुझे एक लिंक करना है और जो रिलेशनशिप का जो टाइप होगा वो किस किस्म की टाइप होगी वो बेसिकली मैं यहाँ पर बता दूंगा। मैं कहता हूँ कि यार ये जो हमारा रिलेशन बनने जा रहा है ना, वो बेसिकली स्टाइल शीट के साथ बनने जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये मैंने स्टाइल शीट कर दिया, फिर मुझे अपनी फाइल का लिंक देना है href। ठीक है जी, और ये मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। अब मेरी फाइल का जो लिंक है वो देखिए मेरा लिंक क्या बनता है। अब आप यहाँ पे कंट्रोल स्पेस जब आप प्रेस करेंगे ना, तो बेसिकली विजुअल कोड आपको खुद ही सजेशन देगा डायरेक्टरीज की और फाइल्स की जो आप लिंक करना चाहते हैं। तो जनरली हमारी जो फाइल पड़ी हुई है वो बेसिकली CSS की डायरेक्टरी के अंदर है। तो मैं यहाँ आकर इसको एंटर करूँगा और इसके अंदर वो मेरी फाइल का नाम ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। तो मैंने कहा कि भाई CSS की डायरेक्टरी के अंदर style.css पड़ी हुई है, आप ऐसा करो उसको यहाँ पर लिंक करवा दो। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। अब जरा चल के थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं कि आया कि ये बेसिकली काम भी कर रही है, ये CSS यहाँ पे अटैच भी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ कि सिंपल जो हमने यहाँ पर एक्सटर्नल CSS का जो हमने पेज बनाया था उसको डबल क्लिक करके अपना ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर, और उसके बाद हम जो है वो यहाँ पर इसका व्यू ले लिया करेंगे नॉर्मली। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने सिंपल ये काम किया है कि हमने यहाँ बॉडी के अंदर कुछ CSS करनी है। ठीक है, अप्लाई, ताकि मैं देख सकूं कि आया कि ये इम्बेड हो भी रही है, इनलाइन CSS अटैच हो भी रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए देखें एक सबसे आसान तरीका हमारे पास क्या है। सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले पेज को व्यू करके देखें उसके सोर्स को। तो व्यू सोर्स करने का तरीक़ेकार क्या है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। लेकिन जब आपका जो ब्राउज़र है ना उस पर आप राइट क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ से व्यू पेज सोर्स कर देंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि इसने आपको बेसिकली कंटेंट दे दिया कि जो आपने यहाँ लिखा हुआ है यही कंटेंट आपके पास व्यू होगा। अब आप सिंपल ये देखेंगे कि इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ये पेज जो CSS है वो आपके पास ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगी। अगर ओपन हो रही है तो इसका मकसद ये है कि ये प्रॉपर तरीके से अटैच हो चुकी है। ठीक है जी। अच्छा, अभी चूंकि हमने कोई कोड ही नहीं किया हुआ इस पर, तो अभी हमें ये इसका आइडिया नहीं हो रहा। तो चलते हैं कोड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर अपना सेलेक्टर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ कर लेते हैं हम। मैंने यहाँ पे कहा बॉडी, और बॉडी को मैंने कहा कि आप ऐसा करो कि बैकग्राउंड कलर जो है
वो आप दे दो। और फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड कलर ब्राउन दे देता हूँ और इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब होना ये चाहिए कि अगर मैंने इस फाइल में कुछ चेंज किया है तो वो डायरेक्टली अप्लाई होना चाहिए मेरी HTML के ऊपर, क्योंकि मैंने लिंक किया हुआ है CSS को। पेज रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये लिंक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ अगर आकर इसको दोबारा से क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा कि CSS आपके पास आ रही है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मत करिएगा कि ये हमने बॉडी के ऊपर किया तो ये बॉडी पे अप्लाई क्यों हो गया, क्योंकि जैसे हम सेलेक्टर पढ़ चुके हैं तो सेलेक्टर के अंदर हमारे पास अगर आपके माइंड में ये हो तो हमने ये ऑलरेडी सेलेक्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो वो लाजमी देखते हुए आइएगा सेलेक्टर्स की तमाम वीडियोस, क्योंकि मेजर बेसिक वही है हमारा। इसी वजह से हम लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी टाइम अपना जो है वो लगाया है कि हम उसको पढ़ सकें, हमने टाइम अपना उसके ऊपर दिया है। अच्छा, अब ये तो हमने सिंपल क्या किया कि एक CSS को हमने देख लिया कि एक्सटर्नल CSS किस तरह से लिंक होती है, और फिर इसी तरह एक एक करके आप इसके ऊपर काम करते चले जाते हैं। जैसे लेट्स सपोज H1 में आपने कहा और मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दी एक्सटर्नल CSS, इसको सेव कर लिया, पेज यहाँ पर रिफ्रेश कर लिया, ठीक है जी। तो ये देखिए ये एक्सटर्नल CSS आ गई, ठीक है। अच्छा, ये हमने चूंकि एलिमेंट उसके ऊपर काम किया था, एट्रीब्यूट उसके ऊपर कह लें, सेलेक्टर के ऊपर, एलिमेंट के ऊपर काम किया था, तो ये इस वजह से आपके पास ये क्या कर रहा है, बेसिकली पूरी जो आपकी HTML फाइल है उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो ये अभी तो हमने देख लिया कि ये हमारे पास बेसिकली टाइप सेलेक्टर जो है वो किस तरह से हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि H1 की हेडिंग का इस्तेमाल किया है, तो हम ID सेलेक्टर को भी देख लेते हैं कि हम अगर ID कोई सेलेक्टर बनाएं तो वो भी क्या उसी तरह से ही यूज़ हो रहा होता है। तो मैंने कहा ID सेलेक्टर, और कलर का आपको आइडिया है कि कलर का मकसद ये है कि हम फ़ॉन्ट कलर की बात कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास हमारी बेसिकली कलर पे ही होने वाली है, तो अटैच ज़रूर रहिएगा, देखते रहिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। क्लास तो हमें यहाँ नहीं देनी, ये हमने गलत कर दिया, यहाँ पर हमें देनी है ID, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ID सेलेक्टर की, और ID सेलेक्टर आपको पता है कि हम हैश से उसको डिफाइन करते हैं। तो पेज रिफ्रेश कर लेते हैं, देखेंगे इसके ऊपर ID सेलेक्टर भी अप्लाई हो चुका है। तो अभी हमने ये देख लिया कि एक्सटर्नल CSS हम जो है वो किस तरह से अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी किसी भी HTML पेज पे। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि देखें एम्बेड CSS भी वही काम कर रही थी, इनलाइन CSS भी वही काम कर रही थी, तो आखिरकार हमें क्या ज़रूरत है इन तमाम को यूज़ करने की। मैंने उस वीडियो में भी बताया था, जो हमारी CSS से रिलेटेड पहली वीडियो थी, CSS टाइप से रिलेटेड, जिसमें हमने सेलेक्टर स्टार्ट किए थे। तो उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली 3 तरह की जो हमारे पास टाइप होती हैं CSS की, हम वो क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आज प्रैक्टिकली मैं आपको थोड़ा सा और भी बताता चलूँ कि देखें आपने क्या किया कि आपने इनलाइन CSS लिखी। अब जो इनलाइन CSS आपने लिखी है उसमें आपने, अगर आपने देखा हो कि हमने सेलेक्टर्स की कितनी सारी टाइप्स इस्तेमाल की हैं और उसमें हमें कितनी CSS लिखनी पड़ती है, तो बेसिकली इनलाइन CSS जो है वो फिर आप क्या करते हैं कि आप एक एक टैग के ऊपर जाकर, एक एक एलिमेंट के ऊपर जाकर आप उस CSS का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मसला यहाँ पर ये आता है कि जैसे लेट्स सपोज आपके पास H1 के 4 टैग हैं और आप ये चाहते हैं कि 4 टैग सेम हेडिंग साइज, सेम कलर की होने चाहिए, ठीक है। जनरली SEO ये रिकमेंड नहीं करता, आपके H1 का टैग एक ही होना चाहिए वेब पेज पे, खैर वो एक डिटेल अलग गुफ्तगू है। तो अगर आपके पास H1 के 3 से 4 टैग हैं तो आप उन टैग के ऊपर एक एक जाकर आपको उन टैग्स के ऊपर क्या करना होगा, अपनी CSS अप्लाई करनी होगी। जैसे अभी हमने ये देखा कि हमारे पास एक एक्सटर्नल कलर CSS पे हमने कलर असाइन किया वाइट कलर, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर ये कलर अप्लाई करने के लिए मुझे H1 के एक और टैग पे भी जाना पड़ेगा, फिर चारों टैग्स को मुझे कवर करना पड़ेगा, जो कि एक हेक्टिक है। अब जब ये हेडिंग जो है ये क्या होता है, बेसिकली आपको ये परेशानी होती है कि आपको फिर अगर कहीं चेंज करना हो या आपको अपने उस थीम को कहीं और इम्प्लीमेंट करना हो तो वहाँ पर फिर आपको एक एक करके सबके कलर दोबारा से चेंज करने पड़ेंगे। तो आपकी जो थीम है या आपकी जो टेम्पलेट है वो बेसिकली यूज़फुल नहीं रहती, क्योंकि आप उसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब इसी के बरक्स अगर हम बात करें कि आपने यही CSS एम्बेड में यूज़ कर ली, ठीक है। आप ये कहते हैं कि चले ठीक है जी, मैं इनलाइन CSS नहीं लिख रहा तो मैं इंटरनल CSS तो लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल, आप इंटरनल CSS लिख सकते हैं, अभी तक हम वही लिखते हुए आए हैं और हमने मल्टीपल टैग्स पे भी उसको अप्लाई करके देखा है।
लेकिन अब यहाँ पर ये आता है कि देखिए पहले आप बात कर रहे थे मल्टीपल H1 के टैग्स की, अब आप फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं मल्टीपल वेब पेजेस की, क्योंकि देखें जनरल ये होता है कि वेबसाइट की थीम हमेशा एक ही पैटर्न की रहती है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि आप वेबसाइट का एक पेज जो है वो किसी और कलर का कर दें, एक पेज किसी और कलर का कर दें, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। आपको एक यूनिक थीम, एक यूनिक डिज़ाइन को लेकर चलना पड़ता है, जो कि बहुत इम्पैक्ट करता है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर भी और आपकी यूज़र की अट्रैक्शन के ऊपर भी, कि यूज़र देख रहा होता है कि जैसे लेट्स सपोज मैं कहूँ कि मैंने इसको ब्राउन कलर कर दिया, अब एक और पेज मैंने बनाया उसका कलर मैंने जो है ना वो येलो कर दिया, तो वो एक अजीब सा जो है ना वो एक पैटर्न बन जाता है, तो यूज़र भी परेशान होता है कि यार ये मैं अलग किसी वेबसाइट में आ गया हूँ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, यानी कि आप उस पैटर्न को फॉलो करें। पैटर्न से मुराद एक यूनिक पैटर्न रखें अपना, जैसे अगर आपने यहाँ पे ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया है बैकग्राउंड में, तो हर पेज को आप सेम कलर से ही जो है वो डेकोरेट करें, ताकि जो आपका यूज़र है उसका एक्सपीरियंस, जिसको हम UX कहते हैं, वो यूज़र एक्सपीरियंस उसका बेहतर रहे, वो ये देखे कि हाँ यार ये एक ही वेबसाइट के ऊपर मैं बेसिकली इस टाइम व्यू कर रहा हूँ या विजिट कर रहा हूँ। खैर, तो अब यहाँ पर मामला ये है कि इंटरनल CSS का मसला क्या हुआ कि देखिए अब लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट में 20 से 30 पेजेस हैं। अब हुआ ये कि आपको किसी एक पेज के ऊपर या आपको मल्टीपल पेजेस के ऊपर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। आपका बॉस ये कहता है कि नहीं यार ये बैकग्राउंड कलर जो आपने दिया है ये बेहतर नहीं लग रहा, हमारा लोगो चेंज हो गया है, आप इसका कलर चेंज कर दें। अब 20 पेजेस हैं जिनके ऊपर जाकर आपने बेसिकली बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, जो कि एक बहुत ही बैड प्रैक्टिस है और इसके लिए आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो टाइम को बचाने के लिए और एक चीज़ को मल्टीपर्पज़ यूज़ करने के लिए फिर आप क्या करते हैं कि आप उस कोड को लेकर एक एक्सटर्नल फाइल में यानी कि एक्सटर्नल CSS में रख देते हैं। अब जब आप एक्सटर्नल CSS में उसको रखते हैं तो इस CSS को आप आपके जितने भी पेजेस हैं उनमें इसी तरह अटैच करते चले जाते हैं, और अगर आपके पेज में CSS के डिज़ाइन के हवाले से कोई चेंज आता है तो आपको सिंपल जाकर CSS में चेंज करना होता है। वो CSS तमाम पेजेस पर अप्लाई हो जाती है, इम्पैक्ट कर जाती है फ़ौरन। तो ये बेसिकली एक मेजर वजह है कि आप एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी ये जो बात है ये समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे जाकर आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ। तो देखें यहाँ तक ही था अभी हमारे पास एक्सटर्नल CSS को लेकर। अब जो हम जितनी भी CSS में काम करेंगे हम इसी तरह एक्सटर्नल CSS में ही काम करेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है वो एक्सटर्नल CSS से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो था हमारा कमेंट्स का एक टॉपिक था हमारा। हमने कमेंट्स पढ़ने हैं कि HTML में और CSS में। HTML में तो हम पढ़ चुके हैं, हमने CSS में किस तरह से कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट्स की टाइप वगैरह देख लेते हैं और उसका इस्तेमाल देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों दो तरह के हमारे पास मेजरली कमेंट्स होते हैं CSS में। एक होता है हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट। अच्छा, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि बेसिकली कमेंट्स होते क्या हैं। देखें, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कमेंट्स जो है वो बेसिकली आपने यूज़ कब करना है और क्यों करना है। अच्छा, कमेंट्स हर डेवलपमेंट एरिया में या हर स्टैक में आप कह लें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से मैंने ये बेसिकली शुरू में ही अपनी कोर्स आउटलाइन में रखा है, क्योंकि कमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, जबकि ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन लोग ज़्यादातर क्या कर रहे होते हैं कि इसको जो है ना वो इस सेक्शन को इग्नोर कर रहे होते हैं। वो इस एरिया में जो है वो ज़्यादातर अपने आप को जो है यूँ कह लें कि तकलीफ़ देना नहीं चाह रहे होते। खैर, देखिए कमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली कमेंट्स का मकसद ये होता है कि जब आप मल्टीपल टीम्स में, या आप यूँ कह लें कि एक एप्लीकेशन या एक वेबसाइट या एक प्रोग्राम जो है वो मल्टी टीम्स में डिवाइड होके बन रहा होता है। मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना इसके बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, मैं नहीं चाहता वो उनको यूज़ करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कह दूँ कि एक
वेब पेज है वो आप और आपका दोस्त या आपका कोलीग मिलकर वो पेज बना रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर बेसिकली कमेंट्स का इस्तेमाल होता है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल आपको मैं ये कह दूँ कि आप जो है वो एक हेडिंग बना रहे हैं, नेविगेशन बना रहे हैं, ठीक है, और उस नेविगेशन में आप मल्टी कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मल्टी कलर्स का इस्तेमाल करने के लिए आपने क्या किया है कि मल्टीपल क्लासेस का यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, अब आपकी जो बेसिकली CSS की फाइल है, जब आप एक टेम्पलेट या आप एक वेब पेज बनाते हैं तो ये CSS जो है ये आपकी इसमें कोड की जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर दो बंदे एक पेज पे काम कर रहे हैं तो इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ID यूज़ की है यहाँ हेडिंग, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मेरी लाइन ऑफ कोड ज़्यादा हो गया है और मेरा जो कोलीग या मेरा जो दोस्त है वो भी सेम जो है वो उसी CSS फाइल पे काम कर रहा है और उसे भी एक इस तरह से वाइट कलर की हेडिंग की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा कि उसे तो नहीं पता होगा कि मैंने बेसिकली एक जो है वो ID लिखी है जिसमें मैंने उस टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट कर दिया है। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि देखिए लाइन ऑफ कोड बहुत सारा होता है। तो अब यहाँ तो पहला तरीका ये है कि वो बैठ के पूरा आपका कोड पढ़े और आप उसको समझाएं, ठीक है। अच्छा, ये उस केस में तो हो सकता है जब दोनों के पास टाइम हो और दोनों एक ही बेसिकली कह लें कि एक ही टाइम में काम कर रहे हों या एक ही आप दोनों की एक ही जॉब टाइमिंग हो। लेकिन अगर आप लोगों की शिफ्ट चेंज होती है, फॉर एग्जांपल एक जो डिज़ाइनर है वो दिन में काम कर रहा है, एक डिज़ाइनर जो है वो रात में काम कर रहा है, तो क्या होता है कि वहाँ पे क्लैश आ जाता है। तो क्लैश कैसे आता है? यहाँ तो आपको बैठ के उसे समझाना पड़ेगा कि भाई देखिए मैंने ये क्लासेस बनाई हुई हैं ऑलरेडी, या तो फिर आपको एक पूरा अलग से डॉक्यूमेंट भी बनाना पड़ेगा कि देखें कि मैंने इस पेजेस की ये CSS ये क्लासेस और ये मैंने जो सेलेक्टर्स हैं वो बनाए हुए हैं ऑलरेडी, या तो उसे एम होना चाहिए, ठीक है, जो कि एक मुश्किल काम है। इसलिए हम क्या काम करते हैं कि हम अपने कोड पर कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स क्यों करते हैं? देखिए, जब हम कमेंट्स कर रहे होते हैं तो हम अपने कोड की एक्स्ट्रा डेफिनेशन दे रहे होते हैं डेवलपर्स को, और हम ब्राउज़र को ये बता रहे होते हैं कि बेसिकली ये लाइंस जो हैं ये इग्नोर कर दो। लाइन से मुराद कोड नहीं, जो हमने कमेंट में लिखा हुआ है, जनरली ब्राउज़र उसको इग्नोर कर देता है। वो इस वजह से इग्नोर कर देता है क्योंकि वो समझ जाता है कि देखिए ये जो लिखा गया है ये बेसिकली एक्स्ट्रा डेफिनेशन के लिए लिखा गया है। अब आप इमेजिन करें कि आप अपनी आप जो सेलेक्टर्स पे काम कर रहे हैं, जो अपनी क्लासेस पे काम कर रहे हैं, आप जो स्टाइलिंग कर रहे हैं, उसको आप अगर प्रॉपर कमेंट कर रहे हैं तो जनरल क्या होगा कि आपका जो कोलीग है वो बेसिकली अगर उस क्लास को पढ़ता है या उस फाइल को पढ़ता है तो वो कमेंट से समझ जाएगा कि अच्छा ये कमेंट इसलिए किया गया है, ये काम इसलिए किया गया है। तो वो क्या होगा कि आपका बेसिकली कोड रीयूज हो जाएगा, आपका एक्स्ट्रा कोड लिखने की ज़रूरत उसे नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब ये तो थी इसकी बेसिक डेफिनेशन जो आप बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन की। अच्छा, अब कमेंट्स को फिर लोग और भी तरीकों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिमाइंडर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, टू डू के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि कल मैंने आकर ये काम करना है। क्योंकि देखें, कोड और काम ऐसी चीज़ है कि जब आप कर अपना माइंड यूज़ करके उठते हैं और फिर आप जो है वो नेक्स्ट डे आते हैं तो अक्सर लोग जो है वो अक्सर क्या, मैं खुद भी भूल चुका होता हूँ कि आज मुझे क्या काम करना था इसके ऊपर। तो जनरली अगर आप टू डू या आप इस तरह का कमेंट करते हैं तो आपको वो बेसिकली जब आपकी नज़र से गुजरता है तो आपको याद आता है कि हमने इस पे ये काम करना था, ये हमारा टारगेट था, ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं कि कमेंट का तरीक़ेकार क्या है, कि कमेंट आपने किस तरह से CSS में ऐड करना होता है। तो CSS में कमेंट ऐड करने का तरीका ये है कि आप /* और इसके अंदर कोई भी अपना डेटा लिखकर दोबारा से * ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है जी। ये आपका कमेंट होगा। अब आपका ब्राउज़र जो है, जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये ब्राउज़र बेसिकली रीड
नहीं कर रहा होता कमेंट्स को, क्योंकि ये इसे इग्नोर कर देता है। अच्छा, अब ये जो हमने बेसिकली इसके अंदर जो हमने डैश वगैरह का इस्तेमाल किया है, या जो भी आप यहाँ पे वर्ड लिखते हैं वो आपका ब्राउज़र इसे इग्नोर करता है। अब ज़रा पेज आप इसका व्यू सोर्स करके भी देख लें कि क्या ये हमें कोड में भी मिलता है। जी बिल्कुल, ये हमें कोड में भी मिल रहा होता है, क्योंकि है तो ये आपकी फाइल का हिस्सा। तो खैर ब्राउज़र इसे इग्नोर करता है, फाइल इग्नोर नहीं करती। ठीक है, ब्राउज़र इसे इग्नोर कैसे करता है, ये बेसिकली अगर आपने मेरी फर्स्ट वेबसाइट के से रिलेटेड वीडियो देखी हो तो उसमें आपको आइडिया होगा कि इंटरप्रेटर किस तरह से काम करता है, उसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। तो हम बात कर रहे थे बेसिकली कमेंट्स की। तो ये हमारे पास है सिंगल लाइन कमेंट, इसके अंदर आप कोई भी कोड लिख दें तो ये बेसिकली क्या होगा, ये एरिया कमेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लेट्स सपोज मैं यहाँ कह देता हूँ कि मैंने यहाँ पर कमेंट किया कि मैं यूज फॉर हेडिंग पर्पस। ठीक है, ये मैंने एक कमेंट कर दिया कि भाई मैंने ये जो वाइट कलर यूज किया है ये मैंने हेडिंग पर्पस के लिए यूज किया है। आप देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि ब्राउजर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन जब हम देख रहे हैं तो ये हमें यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब आपका कोलीग है या आपका पार्टनर है, वो जब इस पे काम कर रहा होगा तो वो ये देख लेगा कि यार अच्छा ये बेसिकली हमने हेडिंग्स के लिए यूज किया है। यहाँ आप H1 वगैरह कुछ भी लिख के अपनी एक्स्ट्रा डेफिनेशन यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा ये तो हो गया आपका इनलाइन बेसिकली कमेंट। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं बात करता हूं मल्टी लाइंस की। तो मल्टी लाइंस आप समझ सकते हैं कि मल्टी लाइंस का मतलब ये होता है कि आप एक से ज्यादा लाइंस की बात कर रहे हैं। तो मैंने मल्टी लाइन कमेंट कर दिया। अब ये देखें कि 1 2 3 ये तीनों लाइन कमेंट हो गई, यानी कि अब मेरा जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है वो भी रिमूव होनी चाहिए, क्योंकि ये कमेंट हो गया कोड। अब ये ब्राउजर इसको इग्नोर कर देगा। ठीक है जी, अच्छा इसे हम एक तरह से ये कह लें कि हम इसको टेम्परेरी कमेंट्स भी कह सकते हैं। टेम्परेरी कमेंट्स मतलब मुझे ये कमेंट करना नहीं है, मैं बस टेस्टिंग पर्पस के लिए इसको मैंने कमेंट करके आपको दिखाया है, तो इसको हम टेम्परेरी कमेंट्स भी कह रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा अब इस कमेंट्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। टेम्परेरी और बेसिकली यू कह लें और मल्टी लाइन कह लें, या फिर आप अगर पूरे इस सेक्शन को कमेंट कर दें तो आप इसको सेक्शन कमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है जी, सेक्शन कमेंट से मुराद ये। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप कोई आईडी यूज कर रहे हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो ही यूज कर रहे हैं, तो विजुअल स्टूडियो बेसिकली आपको शॉर्टकट दे रहा होता है कि आप क्या करते हैं, आप सिंबल सेलेक्ट करने के बाद सिंपल कमेंट कर सकते हैं। कंट्रोल पकड़ के फॉरवर्ड स्लैश करेंगे, एक दफा करेंगे कमेंट हो जाएगा, दूसरी दफा करेंगे वो कमेंट हट जाएगा। ये एक इजी तरीकेकार भी है, आईडी आपको बेसिकली फैसिलिटेट कर रहा होता है। ठीक है जी, अच्छा अब अगर आप सेक्शन की बात कर रहे हैं तो पूरा सेलेक्ट करके कमेंट कर दें, लेकिन अब ये देखिए कि यहाँ पर आपके पास आया एरर। क्यों? क्योंकि देखिए CSS नेस्टेड कमेंट अलाउ नहीं करता। नेस्टेड किसको कहते हैं? एक चीज के अंदर जब आप दूसरी चीज इंसर्ट कर रहे हो तो उसको हम इनर वाली चीज को हम नेस्टेड कह रहे होते हैं। तो बेसिकली CSS नेस्टेड कमेंट अलाउ नहीं करता, आपको ये रिमूव करना होगा। अगर आप ये रिमूव करेंगे तो फिर आपके पास ये इस तरह से कमेंट चल जाएगा और आपका पेज बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। सारी हेडिंग वेडिंग सब इसके ऊपर से रिमूव हो गई। अच्छा, ये हो गया हमारे पास बेसिकली, इसको आप कह लें कि ये आपके पास एक सेक्शन कमेंट भी था और मल्टी लाइन कमेंट भी था, क्योंकि पूरे सेक्शन को आपने कमेंट कर दिया। अब आपको ये रिमूव करना होगा या फिर कमेंट करना होगा। ठीक है, आप लाइन पकड़ के कमेंट करेंगे तो पूरी लाइन कमेंट हो जाएगी आईडी के थ्रू अगर करते हैं, वरना आप नॉर्मल अपने कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया कि इनलाइन, सेक्शन, मल्टी, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टू डू कमेंट्स होते हैं वो हम कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए वैसे तो इनलाइन ही होते हैं, वो उसको हम इनलाइन कमेंट ही कह रहे होते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है कि आप बेसिकली यहाँ पर टू डू लिख कर और आप ये बता रहे होते हैं कि बेसिकली कि आप क्या रिमाइंडर सेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ कोई अलार्म नहीं बजेगा, ये जस्ट क्या कर रहा होता है, ये रिमाइंडर, ये बेसिकली आपको एक स्टैंडर्ड है, आप ये लिख के जो है वो अपने जो कोलीग हैं उनको मैसेज पास कर सकते हैं कि जी आज का ये टास्क है।
तो आप इसमें कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज टू डू में मैंने लिख दिया चेंज द हेडिंग कलर, ठीक है जी, कि भाई मुझे हेडिंग की कलर जो है वो चेंज करने हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल मेरे पास क्या होगा, ये एक मेरे पास स्टैंडर्ड है कमेंट करने का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो हमारे मेजर 2 टॉपिक्स थे वो समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपको उसकी मज़ीद डिटेल्स में उसको समझाने की कोशिश कर सकूं। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं प्रॉपर तरीके से। आज तक के लिए इतना ही, और इस वीडियो में हम इसको यहीं क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारी जो कोर्स आउटलाइन है उसकी अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिएगा, वीडियो शेयर करिएगा लाजमी, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।